अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले 24 घंटों में पूरा पाकिस्तान जिस मखमसे का शिकार है उसमें सवाल सिर्फ एक है, लेकिन जवाब कहीं से मौसूल नहीं हो रहा। और सवाल यह है कि सदर मुमलिकत ने आया जो ट्वीट एक रोज़ पहले की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सदर मुमलिकत ना सिर्फ अपने ऑफिस होल्डर हैं बल्कि तमाम तर इख्तियारात के मालिक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद दो कंट्रोवर्शियल बिल्स जो कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम के ऊपर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर किए गए थे, आया सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत किए या फिर नहीं किए। और अगर नहीं किए तो फिर दस्तखत शुदा कवानीन आखिर आगे कैसे चले गए, और अगर दस्तखत किए गए हैं तो फिर वो किसकी तरफ से किए गए, और अगर दस्तखत करने के बाद उन चीज़ों को आगे भेज भी दिया गया तो सदर मुमलिकत इससे नावाकिफ कैसे थे। क्योंकि 48 घंटों तक ये डिबेट चलती रही टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि ये दोनों कवानीन अब बन चुके हैं और इनके ऊपर इतलाक होना है, लेकिन सदर मुमलिकत को इस खबर की कोई सुनवाई ना हो सकी। लेकिन हमने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ्तारियां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर के हवाले से शुरू हुई, उसके बाद न सिर्फ सदर मुमलिकत एक्टिव हुए बल्कि उन्होंने ट्वीट भी दाग दी। लेकिन सवाल ये भी है कि आया उन्हें ट्वीट की जरूरत क्यों पेश आई। वो एक प्रेस रिलीज भी कर सकते थे, एक ऑर्डर भी जारी कर सकते थे। इस पूरे कंफ्यूजन में अब जो सवालात उठते हैं, यकीनन हम भी जानना चाहते हैं उनके जवाब, और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ कन्फ्यूजन में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए बेहतर यही समझेंगे कि जो आईनी उमूर समझने वाले लोग हैं उनसे आज के पूरे प्रोग्राम में रहनुमाई लें। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब मौजूद, उसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर ही शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये भी सीनियर कानूनदान हैं, लॉयर हैं। इसके अलावा PTI के लीगल जो विंग है उसको भी हेड करते हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सदर मुमलिकत सर पिछले एक रोज़ में जिस कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं और फिर उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव भी अब बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया देखें, दीगर हम तबका फ़िक्र के लोगों को देखें, सर क्या उनकी तरफ से जो स्टांस लिया गया ट्वीट पर आकर अपनी पोजीशन क्लियर करने का और माफ़ी मांगने का कौम से, आपके ख्याल में वो दुरुस्त रास्ता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्विटर के ज़रिए वो कहें कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करें थ्रू प्रेस रिलीज़, या वो कोई भी तरीक़ाकार लेटर भेजें या वो एडवाइस भेजें, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। उन्होंने अपनी एक ओपिनियन देनी थी और ओपिनियन फार्मुलेट करनी थी, वो उन्होंने कर दी है। तो लिहाजा मैं समझ फ़र्क नहीं पड़ता। इस एक बात, दूसरी बात ये है कि परसों पूरा सारा दिन मीडिया ये चलाता रहा कि जनाब आरिफ अलवी साहब ने तस्वीर समेत कि वो दस्तखत कर दिए हैं तरमीमी बिल पे, आर्मी एक्ट का हो या एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स का हो। तो वो पूरे मीडिया को ये किसने खबर दी थी? जब उन्होंने, हमारे इन्फॉर्मेशन में ये भी आई है कि जब उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, उनको कहा कि भाई ये मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो आपको तो मैंने कहा था कि इसको वापस भेजें, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये मीडिया तो झूठ बोलता है। दीज वर द वर्ड्स ऑफ देयर स्टाफ। अब उसके बाद जब दोबारा उनको पता चला, उन्होंने कंफर्मेशन की, तो फिर उनको फौरी तौर पर ट्वीट करना पड़ी। और दूसरी बात, एक बात बड़ी तय है, तो जैसे हम ये खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल की इक़्तिदार की राहदारियों में जो साजिशें होती हैं और आज के मॉडर्न ज़माने की जो कुछ हो रहा है, और आज ईवान सदर में बैठे हुए सबसे ताकतवर शख्स, ताकतवर इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अदरवाइज, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी के, वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। तो उसके बावजूद उसके हुक्म को एक साइड पे फेंक दिया गया, हवा में उड़ा दिया, उसके अपने से उसकी वायलेशन कर दी, और उसके साथ आज उनको खत लिखना पड़ा कि उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उसको चेंज कर दिया जाए। और हो गए या नहीं हो गए हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। तो बात यह है कि जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ प्रेसिडेंट की उस ओपिनियन को हासिल है। लिहाजा जिन्होंने वो गज़ेट नोटिफाई कर लिया, वो गज़ेट नोटिफिकेशन अपनी लीगल एफिकेसी ख़त्म कर चुका है, अपनी कानूनी हैसियत खो चुका है। लिहाजा वो कानून का हिस्सा और दर्जा नहीं रखते। अगर उस कानून के ऊपर इतलाक होता है या चलता है तो इट इज़ इल्लीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
बहरहाल इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, और अगर वो नहीं लेते हैं अच्छा, तो क्विकली पीटीआई ने सर, फैसला क्विकली किया है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये अब दोनों कवानीन तो स्टैंड ही नहीं करते। जहांगीर जदून साहब, सर एक तो ये कि क्या सदर मुमलिकत को ये वाजे नहीं करना चाहिए कि दस्तखत उन्होंने नहीं किए? अगर वो कह रहे हैं तो क्या उनके पास इसके सबूत भी होने चाहिए जाहिर करने के लिए? फिर ये कि अगर सर वो दस्तखत किए गए हैं तो क्या उनके अमले ने जाली दस्तखत किए होंगे, और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो फिर उनके ऊपर कितनी बड़ी कंटेम्प्ट लगनी चाहिए? तीसरा ये कि क्या सर ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके अमले ने जानबूझकर जो बिल है वो मुकर्ररा वक्त तक होल्ड करके रखा हो? यानी ये वो क्वेश्चंस है सर। अगर मैं सदर मुमलिकत की साइड पर खड़ी हूं तो मैं ये सारे सवाल सोचूंगी, क्या सदर मुमलिकत के पास इन तमाम चीज़ों के प्रूफ्स होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपने जो क्वेश्चन उठाए ये बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। उसमें उसकी वजह ये है ना कि देखें, अभी तक उन्होंने ये एडमिट नहीं किया गवर्नमेंट ने कि ये बिल वापस आ गया या इसका साइन किसने किया हुआ है। वो कॉपी नहीं है। वो तो उन्होंने तो कल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने यही कहा था कि अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं आता तो डीम टू बी एक्ट। अब ये तो मेरे हाल में, जहाँ तक मेरा इल्म है या मुझे पता है, वो ये नहीं कह रहे कि ये वापस आ गया और ये मौजूद है। वो तो मेरे हाल में, आई डोंट नो आपके पास अगर हो तो। अब सिग्नेचर का तो तब पता चले कि उनके पास अगर मौजूद हो, साइन किए हुए, तो फिर वो ये नेक्स्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी कि ये साइन जो है प्रेसिडेंट ने किए हैं या जेली हैं। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट को इस तरह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते कि जी ये साइन मैंने नहीं किए, किसी और ने मेरी जगह पे कर दिए। इस तरह हो नहीं सकता। इसमें असल जो चीज ये है कि अगर ये बिल, ये जो बिल पास होकर गया था हाउस से, अभी इसका पता नहीं कि वापस नहीं है तो कहाँ पे एक अमले ने दबाया हुआ है, अभी तक नहीं दबाया हुआ कहाँ पे है। तो प्रेसिडेंट को भी इतना देखे ना, गाफल, एक वो कितना बड़ा एक ओहदा है। जब आप फाइल पुटअप होती है, अगर प्रेसिडेंट ने वापस भी किया है या एसेंट दी है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उनका जिस सेक्रेटरी का उन्होंने कहा है इसको हटा दो, वो सेक्रेटरी जिम्मेदार होता है। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को बताता है ये बिल आ गया है, सही, ये इस पे आप क्या कहते हैं। और इनका एक लीगल एडवाइजर होता है जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। इनका बहुत बड़ा एक ऑफिस होता है। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्होंने लाजमी पूछा होगा। अब प्रेसिडेंट से गलती ये हुई है कि जब जिस दिन ये बिल, ये उन्होंने बिल जब दिया है इनकी फाइल टेबल पे, उन्होंने बताया होगा कि ये बिल आ गया, तो उसी दिन ये कंफर्म करना चाहिए था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको वापस भेज दो। और पार्लियामेंट को भेजा। जब वापस भेजते हैं तो आगे रिसीविंग होती है, पीछे जो सेंडिंग डिपार्टमेंट होता है उसका डायरी एंड डिस्पैच नंबर लगता है। ये वैसे नहीं काम होता हवा में। और फिर उसके अंदर जो आर्टिकल की प्रोविजन है उसके अंदर लिखा हुआ है विद मैसेज। अब मैसेज उन्होंने इन राइटिंग ही देना है कि मैं इसको रिकंसिडर करें, पूरे बिल को या इसकी किसी प्रोविजन को रिकंसिडर करें। और तीसरा ऑप्शन ये भी होता है प्रेसिडेंट के पास कि मैं कोई अमेंडमेंट प्रपोज करता हूं तो ये जो पार्लियामेंट है उसको कंसिडर करे। तो उन्होंने अमेंडमेंट तो कोई नहीं प्रपोज की, उन्होंने बिल वापस भेज दिया होगा। तो फिर वापस भेजने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा होगा ना कि या तो सारा बिल रिकंसिडर करें या इसकी कोई प्रोविजन जो है यानी कि उसको, जो मैं समझ सकी हूँ आपकी बात, शुएब साहब, सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ऑफिस में होल्ड किया गया, इन्होंने कहा वापस भेज दें और वो बिल नहीं भेजा गया। दूसरा सर ये कि खुद प्रेसिडेंट साहब का अगर स्टाफ उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा या हो सकता है ना किया हो, तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा इशू हो सकता है कि 5 साल स्टाफ उनको सर्व करता रहे और उसके बाद जो इमीडिएट ऑर्डर्स अगर प्रेसिडेंट साहब देते हैं तो उन ऑर्डर्स को फुलफिल ना किया जाए? देखिए, ये बहुत सीरियस लैप्स है। एक आईनी इदारा, जो सबसे बड़ा आईनी इदारा है, उसके साथ अगर उसका प्रिंसिपल स्टाफ ये करता है तो फिर पाकिस्तान की क्या साख बाकी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर पाकिस्तान इवन वर्बल ऑर्डर भी दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर वर्बल ऑर्डर भी दे सकते हैं। फिर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो जो कुछ कहा गया है उसको अमल दरामद करे और उसको इनकॉर्पोरेट कर दे इनटू सम समरी या कोई स्टेटमेंट लिख दे और सब्सिक्वेंटली जा करके उससे साइन करवा ले। लेकिन उस हुक्म को नहीं टाला जाएगा, ना ही हुक्म की तामील में कोई रुकावट बनी जाएगी। ये है रूल्स ऑफ बिजनेस। और लॉ एंड रूल के तहत वो एक दफा कह देंगे, दैट बिकम्स द फोर्स ऑफ लॉ। उनका कह देना ही काफी है। लेकिन ये बात अब जो कल लॉ मिनिस्ट्री ने कही है, उन्होंने कहा है कि जी हमने सिर्फ ये देखा कि 10 दिन गुजर गए और 10 दिन के अंदर हमारे पास समरी वापस नहीं आई, तो हमने प्रिज्यूम कर लिया
आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 के तहत कि उन्होंने असेंट भी नहीं दी और उसको रिटर्न भी नहीं किया, तो प्रिजम्पशन की बुनियाद पर हमने वो कानून बना दिया। अच्छा हालांकि ये शुएब साहब इसी में ज़िमनी सवाल है सर, अगर तो पहली मर्तबा में ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट वापस भी ना करे और बिल जो है उस पर एतराज़ात के साथ भी ना भेजे, तो सर उस वक्त फिर टेक्निकली बिल की पोजीशन वही होगी जिस तरह वजारत कानून ने किया, या फिर इसके उलट होनी चाहिए? इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखें, पहली बात तो यह है कि इस केस में तो उन्होंने रिटर्न कर दिया ना, ये उन्होंने खुद वाजे कर दिया कि उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया, इन्होंने खुद लिख के दिया हो या स्टाफ को कह दिया हो कि इसको रिटर्न कर दो, दोनों सूरतों में ये रिटर्न तस्वर होगा। लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं कि वो रिटर्न नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया और उन्होंने उसको असेंट भी नहीं दी, उस सूरत में 75 के तहत वो कानून नहीं बनेगा। 75 2 और 3 के मुताबिक ऑटोमेटिक कानून बनेगा कि जब वो समरी रिटर्न होगी, वो बिल दोबारा वापस आएगा, वो मुश्तरका उसमें हाउस में पेश होगा, मुश्तरका हाउस जब उसको दोबारा अप्रूव कर देगा, फिर उसके पास प्रेसिडेंट के पास 10 दिन हैं, वो 10 दिन के अंदर वो पाबंद हैं उसको असेंट दें। अगर वो नहीं अप्रूव करते तो फिर ऑटोमेटिकली वो कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। ये आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 3 बताता है। ये आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 में ये कंडीशन नहीं है। ऑटोमेटिक लॉ बनने वाली जो बात है वो 75(1) में नहीं है, जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, उनकी ओपिनियन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के बरअक्स है। लिहाजा जब उनके नॉलेज में आ गया तो उनको वो गजट नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लेने चाहिए थे, और ना ये कि उनको एक गलत आइन की प्रोविजन का गलत सपोर्ट लेके ये कहना कि 10 दिन के अंदर, चूंकि हमारे तक नहीं पहुंचा, बजाय उसको इंक्वायरी करते, प्रेसिडेंट ऑफिस में जाते, उनसे पूछते, और जो इसके अंदर स्टाफ था उसको उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है, उस पर इंक्वायरी किए बगैर उनका फौरी तौर पर मीडिया पे आना, फौरी तौर पर ये मुतालबा करना कि जनाब नहीं नहीं ये कानून बन गया है, इसके अंदर बदनीयती इटसेल्फ छुपी हुई है। इसका मतलब है कि उस स्टाफ की मिली भगत के साथ मौजूदा केयर टेकर सेटअप की भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आशीर्वाद हासिल है। अच्छा, और इन्होंने मिली भगत करके कानून बनाया। मुझे जदून साहब का भी सर टेक लेने दे। जदून साहब, सर जो शेब साहब बात कर रहे हैं इसके मुताबिक तो अगर उन्होंने नहीं भी भेजा बिल, तो अगर उनके पास रहा भी तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि उसको कानून की शक्ल बना दी जाए। लेकिन सर जो कल से डिबेट हो रही थी उसमें सिर्फ 75(1) की बात की जा रही थी कि जी उनके पास दो ही ऑप्शन है, आया वो दस्तखत कर दें या फिर वो एतराज़ात के साथ वापस करें। क्योंकि एतराज़ात के साथ वापस नहीं हुआ इसलिए उसको कानून का दर्जा मिल गया। तो जो 75 2 और 3 है उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो सकी? और आपकी क्या राय है कि जो पॉइंट शेब साहब उठा रहे हैं वो टेक्निकली दुरुस्त है, कहाँ स्टैंड करता है वो? नहीं, देखें, इसमें टू बी ऑनेस्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैक्यूम है। उसकी वजह ये है कि ये जो उनकी बात है डीम वाली, वो भी मेरे हिसाब में ठीक नहीं है, और इनकी बात जो है कि ये रिटर्न समझेगा, ये भी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि रिटर्न अगर प्रेसिडेंट ने किया है तो उसकी कोई इंक्वायरी कराए ना भाई, उसी दिन रिटर्न हो, उसी दिन मीडिया पे आप आगे ले, जो 18 के 13 बिल आपने रिटर्न किए तो उसी दिन आपने मीडिया पे कह दिए कि हमने रिटर्न कर दिए। और फिर प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है जी जिन लोगों को मैं इनसे माफी मांगता हूँ। इसमें थोड़ा सा जो उनकी आखिरी ट्वीट कैसा था, लोगों के जहन में शकूक व शबात पैदा हो गए हैं कि शायद प्रेसिडेंट साइन करके तो अभी कुछ कह रहे हैं जी कि मैं इससे माफी मांगता हूँ। भाई आपको क्या जरूरत है लोगों से माफी मांगने की? अगर आपने साइन ही नहीं किए तो आपको तो ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी ट्वीट से क्या लगता था? ऐसा लगता था कि उनके साइन हुए हुए ट्वीट से उन्होंने ये भी एक दफा बोला कि जी मैंने नहीं साइन किए, फिर उन्होंने माफी भी मांगी। प्रेसिडेंट ट्वीट के जरिए नहीं बोलते, उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको चाहिए कि अपना ऐसा देखे ना। अगर बिल वो कहता है जी मैंने रिटर्न किया और रिटर्न नहीं हुआ है तो भाई प्रेसिडेंट के उसके अंदर जो है आप बुलाएं पुलिस वालों को, उनका डीआईजी को FIR रजिस्टर करो, भाई किसने कंसीलमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट किया हुआ है। वो बात कोई भी नहीं है। अभी ये 12 दिन के बाद कहते हैं जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दो। भाई उसी दिन आपको कहना चाहिए था कि जी भाई डॉक्यूमेंट जो है ये थेफ्ट है किस्म की, कि आपने एक बिल जो है किसी बंदे ने चुरा लिया है, वो पूरा उसका मुल्क के अंदर जो है कितनी डिबेट इशू हो गई है, सीरियस इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है, तो कहाँ की गई है फाइल, समरी कहाँ पे गई? किसी ने छुपाई है तो वो तो क्रिमिनल जो है वो बिल्कुल FIR उस पर नहीं चाहिए। उसका तो डॉक्यूमेंट छुपाने, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पे FIR हो, उसको जेल के अंदर होना चाहिए अभी तक बंदे को। अब ये बात नहीं है। देखें जो इसमें इबहाम है, इसमें क्यों ना है, ये कहते हैं जी वो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। वो जो कह रहे हैं जी कि डीम टू बी एक्ट, वो भी नहीं हो सकता। डीम टू बी एक्ट तो इसके अंदर प्रोविजन मौजूद नहीं है आर्टिकल 71 के अंदर। अगर तो इसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि खुदा न खास्ता एक 10 दिन के अंदर टाइम बाउंड है कि वापस आए,
वापस अगर नहीं आता, वो उधर ही पड़ा रहता है 12 दिन के अंदर, तो फिर क्या होगा? इसके अंदर कोई ये क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नहीं है कि सर अगर बहुत से हैं सर, एक नहीं है, लेकिन जदून साहब क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स है सर, ये जो इस्तीफे की डिमांड की जा रही है फिर टेक्निकली क्या ये जस्टिफाइड है सदर मुमलिकत के साथ? वैसे ही उनके जाने में कुछ वक्त रह गया है, उनको कंट्रोवर्शियल बना देना आपके ख्याल में? क्योंकि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जब पीटीआई के सरकर्दा लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी और पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर करनी थी, तो इसलिए उन्होंने शायद ये सब ट्वीट किया और ये सब कुछ कहा। आपको लगता है क्या ऐसा ही होगा? ये जदून देखे साहब ना, आपसे ये पूछ रही हूँ। चीजें, ये जो चीजें थी ट्वीट इसी ने अवाम पैदा की हैं, क्योंकि फौरन उस पे एक्ट पे अमल हुआ है। लेकिन आप देखें, मैं एज ए वकील आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उस पे इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी है, लेकिन अभी उन्होंने एक बना दिया जी कि इसका इसके साथ कोई तल्लक है, इसके साथ तल्लक नहीं है। वो अगर उस पे फॉल करते हैं पहले वाले पे तो वो उसके अंदर लायबल है। लेकिन ये डिबेट इसलिए जब इन्होंने ट्वीट किया तो एक जोर पकड़ गया है कि जी आखिर में आके इन्होंने तो रिजाइन देना, तो देखें उनका अपना, आप किसी को कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि आप रिजाइन दें। अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी समझते हैं कि मैं ऑनेस्टली परफॉर्म कर सकता हूँ, जो मैंने अलग उठाया उसके मुताबिक मैं अपने ऑफिस को और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को चला सकता हूँ, तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आर्टिकल 44 के, तब जब तक उनका कोई आता नहीं दूसरा इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो तब तक वो कंटिन्यू कर सकते और हैं। बिल्कुल सर, तो पोजीशन भी क्लियर, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं शुएब शाहीन साहब का सर टेक ले लूँ, आप माइंड ना कीजिएगा। शुएब साहब सर, ये जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है प्रेसिडेंट साहब को, या अगर उनकी खुद बाय मिस्टेक उनसे हो गई है, तो आपके ख्याल में इसको करेक्ट कर सकते हैं? अगर तो उनके पास प्रूफ्स मौजूद हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बिल साइन नहीं किया तो वो कोर्ट जा सकते हैं। सर पीटीआई भी तो कोर्ट में जा रही है इस हवाले से कि जी ये कन्फ्यूजन एक बन गया है, तो वो भी कोर्ट में चले जाएं, वो कहें कि इस मसले को रिजॉल्व करें, या इस्तीफा देके अलग से इसको इंक्वायर करवाने के लिए जाएं कोर्ट्स में। ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर प्रेसिडेंट साहब? देखें, एक बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ जो एफआईआर कटी हुई है साइफर के मामले पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो 15/8 की है, वो इस कानून के तहत नहीं है, इसलिए उनका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त सदर ममलिकत है, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक आईनी सरबराह है। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने हीरो वाला काम किया है, बजाय इस बात के कि हम उसको डिस्क्रेडिट करें। उसने तो ताकतवर तबकों और हल्कों के खिलाफ स्टैंड लिया है, उसने खड़े होकर एक करप्ट निज़ाम का के मुकाबले में अपने आप को बड़ापन शो किया है और कहा है कि जिन लोगों ने मैनिपुलेट करके ये कवानीन बनाए हैं, ये वो शख्स है कि जिसकी उनको असेंट या कंसेंट शामिल नहीं है। ये तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए कि जहां पूरी पार्लिमान डिस्क्रेडिट हो जाए, जहां पूरी पार्लिमान लोगों के बुनियादी हुकूक के मुकाबले में स्टैंड न कर पाए, जहां पार्लिमान किसी की जाती ख्वाहिशात पे मबनी कवानीन बना दे, तो उसके मुकाबले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ये स्टांस, ये ओपिनियन और स्टैंड करना इस करप्ट और बेआइन मुल्क के अंदर बहुत बड़ा क्रेडिट है। और हम तो उसको सलाम पेश करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि जी उसको पीटीआई से ताल्लुक था या नहीं है या नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो शख्स भी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होगा, उसके लिए स्टैंड करेगा, तो हम सब पूरी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। इसके अलावा जदून साहब, दोनों एस्पेक्ट्स आपने जाने, दोनों का टेक आपने जाना। यकीनन सदर मुमलिकत के हवाले से जो डिबेट चल पड़ी है, इसको किसी न किसी मंतकी अंजाम की तरफ तो जाना होगा, लेकिन आर्टिकल 75(1) का सिर्फ हवाला हम देख रहे हैं कि पिछले कई घंटों से दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को आर्टिकल 75 की क्लॉज 2 और 3 को भी पढ़ने की ज़रूरत है। इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस हम जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर मुमलिकत के 2 रोज़ पहले की ट्वीट के बाद एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि आया सदर मुमलिकत के इख्तियारात क्या हैं, उनके ऑफिस को किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, आया उनका स्टाफ उनकी कितनी सुनता होगा या नहीं सुनता होगा, और दूसरा ये कि क्या वाकई सदर साहब की वही इंटेंशंस थी या फिर वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में भी डिबेट हो रही है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन आखिर वजूहात क्या हैं और क्या सदर पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन उसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, इस पर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मारूफ कानूनदान और लॉयर हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज़ साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले तो पूरे पाकिस्तान में आखिर ये बहस छिड़ गई है कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। आर्टिकल 75 का सर हवाला दिया जा रहा है पिछले 24 घंटों में, और ये कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो कोर्ट कर रहे हैं वो तो उनके पास चॉइसेस ही मौजूद नहीं थी। देखिए, इसमें ये बड़ा सिंपल सा मैटर
इसको यूं ही कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। हम्म, 2 मराहिल पे एक बिल में पार्लियामेंट से पास होके सदर के सामने जा, और ये जो आर्टिकल 75 है जिसका सारे जिक्र करते हैं जी और जिसके गिर्द सारी बहस है, इसका पहले मैं इसकी तीसरी शिक अगर आपके सामने हो तो आप देख लें। तीसरी शिक वेली शिक आर्टिकल 75 की पढ़ूंगा। जी ये कहता है when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament. प्रेसिडेंट दस्तखत कर देता है या दस्तखत नहीं करता, ये तस्वर किया जाता है कि उसने दस्तखत कर दिए, फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये ध्यान में रखते हुए आप आर्टिकल 75 को एग्जामिन करें, आर्टिकल से क्या वो एक्ट बन गया कि नहीं। आर्टिकल 75 का पहला सेक्शन जो है, पहला सब सेक्शन, when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill. In the case of a bill other than a money bill, return the bill to Majlis Shura with the message requesting और कोई सवालात पूछने दो। ठीक, अब हमारे यहाँ ये हुआ, या मैं रुकता हूँ जी कि सदर ने दस्तखत नहीं किए, सदर ने दस्तखत नहीं किए तो इसका मतलब है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। क्योंकि अभी मैंने आपको क्लॉज 3 पढ़ के सुनाई है कि वो कहती है कि जब तक दस्तखत ना हो या उसको मुतसव्वर न किया जा सके कि दस्तखत हुआ है, उस वक्त तक वो बिल एक्ट नहीं बनता। अब इसकी तनाजुर में सेक्शन, ये जो सब सेक्शन 2 है, इसकी पहले 2-3 लाइनें पढ़ के आखिरी लाइन पढ़ लो। When the president has returned the bill to the Majlis Shura Parliament, it shall be reconsidered by the Parliament in joint sitting. अब जॉइंट सिटिंग में, मुश्तरका इजलास में, वो फिर ये कहते हैं कि आप सदर को हम अप्रूव करते हैं और अक्सरियत के साथ, और सदर इसमें दस्तखत करे। अब ये दूसरी मर्तबा जब सदर के सामने जाती है, ये बिल जाता है, तो आखिरी 2 लाइन लिखती है, द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विदिन 10 days। ये उसमें पहले में नहीं आया, पहले में था मे the president presented to the parliament for assent, the president shall within 10 days assent to the bill, और उसको ऑप्शन थी। ठीक, अब ये आया, अब ये देखिए, एंड दूसरी दफा जब गया, एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विदिन 10 days, फेलिंग दिस such assent shall be deemed to have been given। ये पहले में नहीं है, बिल्कुल पहले में डीम नहीं कर सकते, आप मुतसव्वर नहीं कर सकते कि सदर ने हामी भर दिया है ठीक। या इंडोर्स कर दिया है इस बिल को नहीं, और ये एक्ट बने। लेकिन एतजाज साहब, अब जिन पहलुओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, उसके ऊपर तो पिछले 48 घंटों में डिबेट ही नहीं हो रही। डिबेट तो सिर्फ इस एक चीज़ पर हो रही है कि जी सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और हवाले 2 ही कोर्ट किए जा रहे हैं कि आया वो मंजूर कर लें या फिर वो एतराज़ात के साथ वापस कर दें। जिस पहलू पे आपने अभी इशारा किया या रोशनी डाली, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है। और इसके ऊपर बात नहीं हो रही तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं साइफर सब जगह पे हो रहा है। साइफर के लिए अदालत भी खसूसी बना दी। कोई ये नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ लोगों को जी कि साइफर का केस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बन ही नहीं सकता। अच्छा, किस तरह से? डीक्लासिफाई, उसकी वजह है डीक्लासिफाई करना किसी डॉक्यूमेंट को, ये वजीर आजम की प्रायोरिटी है। अगर वजीर आजम को कोई भेजता है साइफर, हमारा दिल्ली का एम्बेसडर, और वो कहता है कि साउथ ऑफ पाकिस्तान पे अटैक तैयार हो रहा है, और वो साइफर है, वो क्लासिफाइड है, प्राइम मिनिस्टर समझता है तो सारे पाकिस्तान को बताने वाली बात है, ये हम क्यों छुपाए, सारे पाकिस्तान को तैयार करना है। वो उसको डीक्लासिफाई कर देता है। और हलफ क्या है प्राइम मिनिस्टर का, ये भी देखें
अब इसको कोई नहीं डिस्कस कर रहा। अब मेरा कसूर नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। अब हलफ क्या है, प्राइम मिनिस्टर का हलफ क्या है? आखिरी उसकी क्लॉज है, एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. अमेरिका का एक सफारतकार आपके सफीर को कहता है कि आप हटाओ अपनी गवर्नमेंट को, नहीं तो हम बहुत बुरे लोग हैं। अब वो सफीर यूं का तू रिपोर्ट कर देता है प्राइम मिनिस्टर को, और इसमें कोई नहीं है इबाम कि वो सफीर को कहा गया है कि नहीं कहा गया। उस रिपोर्ट को, साइफर को दुरुस्त समझा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, पहली मरतबा अंडर इमरान खान, दूसरी मरतबा अंडर शहबाज शरीफ। अमेरिका को एहतजाज किया गया है, मार्च उनको किया गया है, बड़ा सख्त अल्फाज में जो एहतजाज होता है कि आपके बंदे ने ये क्यों कहा, और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये साइफर तो पब्लिक होना चाहिए था, और कौन पब्लिक कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर कर सकता है सर, अकॉर्डिंग टू जो आप अभी कोट करें। सर आखिरी सवाल सर वो ये कि वापस अगर मैं उसी पॉइंट पर आऊँ कि सदर मुमलिकत से जो इस्तीफे का मुतालबा फिर हो रहा है, फिर वो सर वो कितना जस्टिफाइड रह जाता है? और दूसरा ये कि सदर मुमलिकत को ये इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इख्तियारात तो उनके पास होंगे, क्या उनको सर इंक्वायर नहीं कर लेना चाहिए कि आखिर उनके ऑफिस से किस तरीके से ये चीज़ मंजूर शुदा शक्ल में अगर तो गई है तो किसके कहने पर और किस तरह गई है? सर ये कर नहीं लेना चाहिए उन्हें? नहीं करना चाहिए, उनको अपने एक सीनियर ऑफिसर को लगाना चाहिए इससे। वही जो सीनियर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है, ग्रेड 21 ग्रेड 22 का ऑफिसर, उसको लगा के करना चाहिए, पर इस्तीफा हरगिज़ नहीं देना चाहिए। ये सदर अपने इख्तियार में जो करता है उसमें आप सदर को निकालना शुरू कर दें। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एंटी डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि आप फिर एक सदर जो लाएंगे वो सदर तो इलेक्ट नहीं होगा, ये आ जाएगा जो चेयरमैन सेनेट है। बिल्कुल, ये काम की जमहूरियत है, तो ये बिल्कुल सदर को नहीं इस्तीफा देना चाहिए। सदर कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफिस। बिल्कुल ठीक। 44 आर्टिकल 44 की क्लॉज 2 है, तो सदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये जो है सदर वाली, ये सिंपल बात है। सदर ने ना असेंट किया है, ना सदर को तसव्वुर किया जा सकता है कि उसने असेंट किया है, क्योंकि ये अभी पहला मरहला है। दूसरे मरहले में अगर सदर दूसरी दफा 10 दिन कुछ नहीं करता, फिर वो विल बी डीम्ड कि उसने कंसेंट पे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही मायनों में रोशनी भी डाली, और जिस हवाले से डिबेट के ऊपर चल रही है उसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ पहलू एतजाज़ एहसन साहब ने जाहिर किया है, और यकीनन इसके ऊपर भी गुफ्तगू होनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे माहौल में जब सदर पाकिस्तान के हवाले से और उनके उमूर के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि 9 अगस्त को तकरीबन 13 के करीब बिल सदर मुमलिकत के पास से वापस भेजे गए और उनके ऊपर एतराज़ात भी आयद किए गए। लेकिन उन दोनों बिलों पे जिसके ऊपर डिबेट पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान भर में चल रही है और जिस पर सदर मुमलिकत को ट्वीट भी करना पड़ा है, उन बिलों को वापस नहीं भेजा गया। अगर तो सदर पाकिस्तान ने उन दोनों बिलों के ऊपर एतराज़ात रखने थे तो फिर उन एतराज़ात को आखिर भेज के उसके ऊपर बहस की कोशिश क्यों नहीं की गई पार्लियामेंट के ऐवानों में, या फिर इंटेंशनली उन्होंने कोशिश की कि उन दोनों बिलों को अपने पास ही रखा जाए और फिर कानून की शक्ल दे दी जाए। इस खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सदर के उस ट्वीट के बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया है जो न सिर्फ आईनी सवालात उठाती है बल्कि कानून और इंसाफ भी इस पर क्या कहता है और सदर के जो इख्तियारात हैं वो इस पर क्या कहते हैं। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिनके ऊपर शायद आने वाले दिनों में बातचीत होती रहेगी, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर जब सदर के पास अपनी रुखसती के लिए बड़ा कलील वक्त रह गया है। इसलिए ना सिर्फ टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है बल्कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया ये भी आने वाले हफ्तों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन कुछ
कुछ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जिसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी बात भी कर रहे हैं और वो हक़ाइक़ उससे मुनाफी हैं जो कि सदर पाकिस्तान कोट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब ने खबर दी थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को तकरीबन 13 बिल्स एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिए थे। और हैरत की बात यह है कि इन तमाम बिल्स में ना तो आर्मी एक्ट मौजूद था और ना ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद था। अब इस खबर के हवाले से इन डेप्थ क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये बताइएगा कि जो आपने खबर दी उसके मुताबिक तो 13 बिल्स इन्होंने 9 अगस्त को वापस भी कर दिए और उसमें वो दोनों बिल्स भी नहीं थे, ना तो ऑब्जेक्शन था और ना ही उन बिलों का कहीं हवाला दिया गया था और ना एज इट इज़ मुसवदा भेजा गया। तो सर, इसका मतलब क्या समझा जाए कि क्या सदर पाकिस्तान ने 2 अगस्त के बाद 13 अगस्त तक और उसके बाद भी ये बिल अपने पास महफूज क्यों रखे हुए थे? देखिए, 8 अगस्त को सदर के पास दूसरा बिल भी पहुंच गया था और 9 को इन्होंने कुल टोटल 13 बिल वापस भेजे और उन सब का अलग अलग सदर ने साइन किया लेटर और वजूहात दर्ज की कि मैं किस बुनियाद पे किस बिल को भेज रहा हूँ, जिसमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो जाएंगी। उसमें नामूस रिसालत वाला बिल भी था, सहाबा का बिल था जो नामूस सहाबा के ऊपर था, उसके ऊपर भी 2 जगहों पे उन्होंने पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियारात देने पे एतराज़ात लगाए। इस तरह 13 बिल वापस किए। अब आप देखें कि 15 अगस्त को सदर मुमलिकत ने मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की सुबह ऐवान सदर में और दोपहर को वीडियो बना के, जो अब आप दिखा भी रही हैं, शायद उसी लम्हे की होगी, कि उन्होंने एसेंट दी पैमरा के बिल पे, जिसके अंदर साफियों का बज़ाहिर ये था कि जी 2 महीने के बाद अगर मालिक तनख्वाह नहीं देगा तो पैमरा एक्शन ले सकता है। बिल्कुल। उसमें मालिकान के मफाद की बात भी थी, सब कुछ था। तो 9 और 15 के दरमियान में कल जब बहस शुरू हुई तो लोगों ने बहस शुरू कर दी कि जी देखें वो क्या करते, कोई हुकूमत ही नहीं थी भाई, तो 15 को किस चीज की एसेंट दी थी वापस भेजते हुए? वो क्यों? अब बेशक उन्होंने अपने सेक्रेटरी वकार साहब, जिन्हें पिछले साल शहबाज शरीफ ने आके, सिर्फ उन्हें नहीं मतलब दर्जनों अफसरों को दी थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 साल मतलब तकरीबन पौने 2 साल से किसी को प्रमोशन ही नहीं दी थी, उनमें ये भी शामिल थे और उन्होंने रिटेन किया उन्होंने अपने साथ एज सेक्रेटरी, खुद सदर मुमलिकत ने अपनी ख्वाहिश पे। बिल्कुल। तो ये जो 13 बिल थे ये भी इन्होंने ही वापस भेजे और जो 15 तारीख को 14वां बिल साइन, मुमलिकत किससे जुबानी कहते रहे। अब वकार साहब को लाजमी फेडरल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि भाई आपको सदर पाकिस्तान क्यों वापस भेज रहे हैं। क्योंकि मेरी इत्तला, मैंने कल भी ये कही थी, कम से कम 3 दफा सदर के स्टाफ ने उनको याद कराया कि सर ये 2 बिल हैं, इनको आप बताएं हमने करना क्या है, या आप एसेंट देंगे या आप इनके ऊपर नोट लिखवाएंगे। और ये नोट भी मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं कि ये सदर के सेक्रेटरी नहीं लिखवाते। ऐवान सदर में शुरू से ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बैठते हैं डीजी लॉ के तौर पे, वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो उनसे राय ली जाती है। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने राय उस पे नहीं देनी होती, लॉ विंग इसीलिए बनाया। अच्छा आमिर भाई, लेकिन इसमें थोड़ी सी वजाहत तो करें ना कि अब 2 अगस्त के बाद से ये बिल मौजूद था, दूसरा आप कह रहे हैं उसके बाद भी आया। एक तो ये कि अभी तक ये कंफ्यूजन नहीं दूर हो सका, क्योंकि आपने ये खबर दी है तो शायद आपके पास ज़्यादा इंसाइट हो इसकी, कि सदर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा था वापस भिजवा दें। तो सदर साहब को अभी तक 5 साल गुजारने के बाद क्या ये नहीं पता था कि वो खाली बिल वापस नहीं भिजवा सकते, या तो उसको मंजूर करना पड़ेगा या फिर उसमें ऑब्जर्वेशन देनी पड़ेगी। तो सदर साहब ने अहकामात क्या दिए होंगे कि इसमें ऑब्जर्वेशन लिखें, और अगर नहीं लिखी और पढ़ा रहा उनके पास तो इसका मतलब तो ये कि वो कानून खुद ही बन जाता। देखिए, 2 चीजें हैं कि सदर मुमलिकत सिर्फ ये नहीं कि इस जो हुकूमत गई है उसके 16 माह में, उससे पहले भी तमाम बिलों को पढ़ते थे। और मैं चूंकि मुख्तलिफ औकात में सदर मुमलिकत से मिलता रहा हूँ और हमेशा ये कहते थे कि मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी फरोग नसीम जो थे उनको भी मैं राय दे देता था कि नहीं ये कानून ना बनाए, क्योंकि ये बड़े एक्टिव मेंबर से 13 से 18 वाली असम्बली में और इंतखाबी इस्लाहत के मेंबर भी थे उस कमेटी के भी। और इन्होंने ये भी बताया कि आदम नजीर तारण को भी मैंने कबल अज़ वक्त मशवरे दिए कि इस बिल के अंदर ये चीजें गलत होंगी, आप ठीक कर लें मुझे भिजवाने से पहले। तो ये इतने विजिलेंट थे। और पैमरा के लिए जब मीडिया इंडस्ट्री के लोग गए तो इन्होंने कहा कि मैंने पूरा बिल पढ़ा हुआ और मैं इसे साइन करूंगा। ये हर वक्त विजिलेंट है। इनकी विजिलेंसी की इंतहा देखिए कि 9 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस से 11:50 पे रात को ऐवान सदर में डायरी ऑफिस में, डायरी एंड डिस्पैच में जमा कराई गई एडवाइस की असेंबली तोड़ रहा हूं, तो 11:59 पे लाहौर से इन्होंने गवर्नर हाउस से असेंबली तोड़ दी। ये इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं, बिल्कुल ठीक है। और उस दिन ये 9 बिल यहाँ पे साइन करके इस्लामाबाद से लाहौर गए थे शाम में गवर्नर हाउस कि मैंने ये बिल रिजेक्ट कर दिए हैं, वापस भेज दिया है पार्लियामेंट को। अब जब एक शख्स इतना विजिलेंट हो और वो ट्वीट में भी कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मैंने ये बिल नहीं करने,
तो भाई जब आप 13 बिल साइन करके जा रहे हैं कि मैंने नहीं करने, तो ये 2 भी कर दें। अच्छा, दो चीज़ें आपकी बातों से जो मुझे समझ आई हैं। एक तो ये कि इन्होंने खामोशी से पड़े रहने देने की बात की, तो वैसे तो आप क्योंकि आईनी माहिर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे, क्या अगर ये खामोशी से पड़े रहने देते तो ये बिल मंजूर हो जाते, ऑटोमेटिकली कानून बन जाते? और दूसरा ये कि अब इनसे इस्तीफ़े की जो डिमांड की जा रही है और ये जो पूरा क्रियोस फैला है पिछले 2 दिन में, तो इस्टेब्लिशमेंट से जो एक अच्छी टर्म इन्होंने बहाल की थी कुछ अर्सा पहले, वो तो लगता ये है कि अब बहुत ख़राब हो गई है। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है? पीटीआई भी इनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उधर से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो पॉलिटिकल फ्यूचर तो इनका स्टेक पर लग गया फिर। देखें, असल में तो उसी को बचा लिया इन्होंने, और इनकी जो यूथ है इमरान खान की पार्टी की, वो तो सारी इसी काम पे चलती है कि बस धोखा दो, डिसेप्शन चलाओ और करते रहो, कि उनको भी खुश कर दिया और सब कह रहे हैं। अब जो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं मंतकी नहीं है। हाँ, चूंकि इन्होंने एक बेवकूफ़ी, मैं कम से कम ये कहूँगा लफ्ज़ को, जो ट्वीट किया उसकी जगह पे खत साबित करते हैं कि मैंने इतनी दफ़ा इंस्ट्रक्शन पास किया। आपको पता है कानून शहादत में दस्तावेजी शहादत को कबूल किया जाता है, और आइन का जो शेड्यूल 4 है उसके अंदर बाकायदा स्पेसिफाइड है कि ये लोग हैं जो सदर के साथ मिलकर साइन करेंगे। आपको पता है सदर एक खत लिखें और उसके ऊपर साथ में किसी अफसर के जो डेजिग्नेट शेड्यूल 4 में है उसके साइन ना हो, तो सदर के साइन भी काबिल कबूल नहीं है। इस सेंस में है कि सदर एक ऐसा असास ऑफिस है कि उसके साथ काउंटर साइनिंग रखी गई है। ये नहीं है कि सदर को वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये जरूरत रखी गई है। तो वो जो दस्तावेजी शवाहिद चाहिए उस कानून शहादत के एक्ट में, वो भी पूरा नहीं कर रहे, जुबानी कहानी बना रहे हैं। और जबकि 9 अगस्त को ये 13 बिलों को वापस भेज रहे हैं लिख के। बिल्कुल जब ये 13 बिलों को, हम पुरानी मिसालें भी ना दें, हम सिर्फ 9 अगस्त की मिसाल दें कि जब आप 13 बिल लिख के वापस कर सकते हैं, तो ये 14वां और 15वां बिल क्यों नहीं आप लिख के वापस कर रहे थे? अगर आपसे कोई शरारत हो रही थी सदर मुमलिकत के साथ, मेरे समेत सारे साफी जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म का होता उस दिन मिले, जिस दिन निगरान काबीना का होता उस दिन मिले और बातचीत की, ये बात कर सकते थे। सदर से एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि क्या आप 9 सितंबर को इस्तीफा देने? तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा, अच्छे की उम्मीद रखें। तो ये कुछ भी कह सकते थे अगर कोई प्रेशर था। ऐसी बात नहीं है, जो ट्वीट कर सकता है वो बात भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, हमेशा की तरह इंसाइट्स इन्होंने हमसे शेयर किए हैं। आमिर इलियास राना खबर ये कोट भी की थी, कल भी कोट करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर कि तकरीबन 13 के करीब जो बिल्स थे वो 9 अगस्त को सदर मुमलिकत ने एतराज़ात के साथ वापस भिजवाए थे, और उनमें ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन बिल्स यानी कि आर्मी एक्ट भी मौजूद नहीं था और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी मौजूद नहीं था। अगर इनको उस पर एतराज़ था तो ये बिल्स उनके साथ वापस भेजने चाहिए थे, लेकिन ना तो उस दौरान और ना ही उसके बाद ये बिल्स वापस भेजे गए, बल्कि खामोशी से साइट पर रख लिए गए। अब इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि खामोशी के साथ इन बिल्स को हतमी शक्ल देकर कानून बना दिया जाता, लेकिन उस वक्त सिनेरियो उस तरह तब्दील हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद एक प्रेशर बिल्डिंग हुई सतह मुमलिकत के ऊपर, और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए महज एक ट्वीट पर इक्तफा किया। लेकिन इसके साथ ही जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है, आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये कि सदर मुमलिकत उनके स्टांस के ऊपर, उनके एक्ट के ऊपर और जो कुछ उन्होंने सदर मुमलिकत के ऑफिस में किया है उस पर सवालात उठेंगे, बल्कि उनको अपनी पोजीशन भी एज सून एज पॉसिबल क्लियर करनी पड़ेगी। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।